वेलकम टू माय चैनल आरवी मैथ्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है और उसे अपनी डेली लाइफ में भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अक्सर हम इस तरीके की बातें हम करते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ के होने की हम संभावना बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मौसम खराब है तो हम अक्सर कहते हैं कि आज बारिश होने के चांसेस हैं या आज जो है आंधी आने के चांसेस हैं, स्टॉर्म आने के चांसेस हैं। तो इस तरीके के जहाँ पॉसिबिलिटीज़ जब हम किसी चीज़ की बताते हैं कि भई इस तरीके के होने के चांसेस हैं, तो उसे ही हम मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसका कहाँ-कहाँ यूज़ होता है और उससे रिलेटेड कौन-कौन सी टर्म्स हैं। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जहाँ पर हम किसी चीज़ के होने की चांसेस बताते हैं, उसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब देखिए वेदर फोरकास्टिंग में आप देखिए वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है कि आप देखते हैं कि हम पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं कि भई किस दिन मौसम कैसा रहेगा, उस दिन धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बारिश होगी कि नहीं होगी या फिर क्लाउडी रहेगा या फॉग बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें वेदर फोरकास्टिंग में आती हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ चांसेस बताते हैं, यानी हम कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम एग्ज़ैक्ट नहीं बता रहे हैं, उनके होने के चांसेस बता रहे हैं। इसी तरीके से जब आप अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो जब कोई किसी स्पोर्ट्स में टीम्स को खेलते हुए देखते हैं तो उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको अंदाजा लगने लगता है कि भाई कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी। तो वहां पर भी आप अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये टीम जीतने वाली ये हारने वाली, यानी वहां भी प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। इसी तरीके से वोटिंग में भी आप देखिए कि जब इलेक्शन का टाइम होता है, वोट पड़ते हैं, उनको काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, एग्जिट पोल जब होता है तो आप देखते हैं कि आपको अंदाजा लगने लगता है कि आप बताने लगते हैं कि भाई इस टीम इस पार्टी के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, या ये लीडर इस बार जो है वो गवर्नमेंट में आएगा या उस पार्टी जो है इस बार गवर्नमेंट बनाएगी। तो इस तरीके से जो है हम चांसेस बताते हैं, हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि ये होने की संभावना है। अब आता है कौन-कौन से टर्म्स हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है आपके सामने रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कि हमें पॉसिबल सारे रिजल्ट मालूम होते हैं कि क्या-क्या हो सकता है, लेकिन एग्ज़ैक्ट क्या होगा ये नहीं मालूम। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई कॉइन टॉस किया है, तो आपको मालूम है कि हेड या टेल में से कोई एक चीज़ आएगी, तो लेकिन क्या आएगा वो आपको नहीं मालूम। तो वो कैसा एक्सपेरिमेंट हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। इसी तरीके से डाइस में भी आप देखिए, अगर आप डाइस थ्रो करते हैं तो आपको मालूम है कि डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो कोई भी नंबर आ सकता है, सारे रिजल्ट आपको मालूम है, लेकिन एग्ज़ैक्ट इस समय कौन-सा नंबर आएगा डाइस थ्रो करते समय, वो आपको नहीं मालूम। तो वो कैसा एक्सपेरिमेंट हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जहाँ पे हमें रिजल्ट जो होता है वो अनसर्टेन होता है, हमें नहीं मालूम होता। अब आता है आउटकम क्या होते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने मान लीजिए कॉइन टॉस किया है, तो कॉइन टॉस करने पे आपके पास हेड या टेल 2 ही चीज़ें हैं, तो ये उसके पॉसिबल रिजल्ट हो गए। तो जितने पॉसिबल रिजल्ट होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, वो उसके आउटकम कहलाते हैं। तो जो पॉसिबल रिजल्ट हो गए वो क्या हो गए? आउटकम्स कहलाते हैं। इसी तरीके से डाइस के जो पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या हो गए? उसके आउटकम्स हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सारा कि डाइस पे 6 नंबर्स होते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? इसके पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब आता है नेक्स्ट चीज़, सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है मीन्स कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। तो जो कलेक्शन होता है वो हम इस कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कॉइन टॉस किया तो उसमें हेड और टेल ये उसके पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, तो इनका कलेक्शन क्या बता रहा है? सैंपल स्पेस बता रहा है। इसी तरीके से अगर डाइस का मैं करूं तो डाइस का जो सैंपल स्पेस होता है उसमें नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? एक तरीके से कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, और इसे हम कैपिटल एस से हम डिनोट करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि अगर एक आपके पास कॉइन है तो उसके पॉसिबल आउटकम्स जो थे वो ही उनका कलेक्शन क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया। इसी तरीके से डाइस के केस में सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। अब आता है इवेंट क्या होता है? इवेंट जो होता है हर एक सिंगल रिजल्ट एक इवेंट बताता है। जैसे यहाँ पर हेड आना भी एक इवेंट हो गया, टेल आना भी अपने आप में एक इवेंट है। तो इवेंट क्या हो गया? हर एक सिंगल रिजल्ट जो होता है किसी एक्सपेरिमेंट का वो इवेंट बताता है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर एक हेड और एक टेल ये जो आ रहा है ये भी इवेंट है। अगर मान लीजिए 2 कॉइन में लेती हूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? तो देखिए दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, ठीक है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके पास, ये सारे के सारे पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, और हम कह सकते हैं हर रिजल्ट अपने आप में एक इवेंट भी है। तो ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, ये वाला भी एक इवेंट है, और ये भी एक इवेंट बता रहा है। अब आता है फेवरेबल आउटकम्स।
वो आउटकम्स जो किसी इवेंट को फेवर करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि डाइस पे 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। अगर उसमें मैं देखूँ इवन नंबर की बात करूँ, इवन नंबर है इसमें 2, 4, 6 और अगर मैं ऑड नंबर की बात करूँ डाइस पे तो ऑड नंबर कौन-कौन से होते हैं 1, 3, 5। तो अगर मैं इवन बात करूँ कि इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटीज़, इवन नंबर आने के आउटकम्स कौन-कौन से हैं, तो वो हो गए 2, 4, 6। तो ये आउटकम्स इवन नंबर को बता रहे हैं, यानी इवन नंबर आने का जो इवेंट है उसको ये फेवर कर रहा है, यानी ये उसके फेवरेबल आउटकम्स हो गए। इसी तरीके से ऑड नंबर आने का जो इवेंट है, जो हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर वाला जो इवेंट है उसके फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1, 3 और 5। तो आउटकम्स, जो फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम्स होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को फेवर करते हैं। क्या करते हैं? फेवर करते हैं। अब आता है आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया फेवरेबल आउटकम क्या होता है, टोटल आउटकम क्या होता है, उनके रेशियो से ही हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी को हम हमेशा पीई लिखते हैं। पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और एक चीज हमेशा याद रखिए, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी वो हमेशा वन होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, वो हमेशा याद रखिए। कभी भी 1 से छोटी नहीं होगी, कभी 1 से बड़ी नहीं होगी अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आता है इवेंट्स। तो इवेंट बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है सर्टेन और इम्पॉसिबल इवेंट। सर्टेन इवेंट वो होता है जिसको होने की श्योरिटी होती है कि ये तो हो गई। जैसे अगर हम कहते हैं जर्नल की सन जो है वो ईस्ट में राइज करता है, तो जी सर्टेन इवेंट है क्योंकि वो आज भी राइज करता है, ईस्ट में पहले भी करता था और आगे भी करता रहेगा। तो वो कैसा इवेंट हो गया? सर्टेन इवेंट हो गया। और सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? आपके पास 1 होती है। याद रखिए प्रोबेबिलिटी सर्टेन इवेंट की 1 होती है। अब हम एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं कि मान लीजिए एक बैग है, इसमें ग्रीन कलर के बॉल्स है। अगर मैं कहते हैं कि बिना देखे आप इसमें से एक बॉल बाहर निकालो, तो डेफिनेटली वो ग्रीन कलर की आएगी क्योंकि ग्रीन कलर की बॉल ही इसके अंदर है। तो वो कैसा इवेंट हो गया? सर्टेन इवेंट हो गया। अगर मैं इसमें से कहूँ आपसे कि इसमें से रेड कलर की बॉल निकालो, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बैग के अंदर सारी की सारी ग्रीन बॉल्स है। तो ये कैसा इवेंट हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक है? वो होती है 0। अब आता है आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑड नंबर्स जो डाइस पे अगर मैं लेती हूँ तो वो होते हैं 1, 3 और 5। उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई ऑड नंबर की, जो डाइस पे आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 क्योंकि 3 फेवरेबल आउटकम्स हो गए यानी 1/2। इसी तरीके से अगर मैं इवन नंबर की बात करूं डाइस पे, इवन नंबर 2, 4, 6 होते हैं यानी इनके फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3 और कितने टोटल होते हैं 6, तो ये हो गया 1/2। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं जिनके होने के जो चांसेस हैं वो इक्वल रहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मान लीजिए बैग है, इस बैग में से अगर मैं ब्लू बॉल निकालूं, तो ब्लू बॉल निकालने की चांसेस भी क्या है, मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6। और अगर मैं रेड बॉल निकालूं तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 3/6 क्योंकि टोटल बॉल मेरे पास कितनी है? 6 है। और ब्लू बॉल्स कितनी है मेरे पास? 3। रेड बॉल्स भी कितनी है मेरे पास? 3। तो अगर मैं चाहे प्रोबेबिलिटी निकालूं रेड बॉल निकालने की तो भी मेरे पास 3/6 है, और अगर मैं ब्लू बॉल निकालने की करूं तो भी मेरे पास 3/6 यानी कि 1/2 है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसके मतलब ये कैसे इवेंट हो गए? इक्वली लाइकली इवेंट हो गए। अब आता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट। कॉम्प्लीमेंट अगर किसी इवेंट का निकालना है तो आप सैंपल स्पेस में से उस वाले फेवरेबल आउटकम को छोड़ दीजिए जो उस इवेंट को फेवर करता है। तो बाकी सारे जो आउटकम्स होते हैं वो उस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट को शो करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ डाइस पे आपको मालूम है कि सैंपल स्पेस में कितने नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है? अगर मैं 2 के आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या होती है? 1/6। और अगर मैं 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो नहीं आने को मैं बार से शो कर रही हूँ, तो 2 हटा दो तो बाकी कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर्स हो गए तो 5 फेवरेबल आउटकम हो गए 6। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट इवेंट का। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी भी इवेंट का? ये होते हैं वो आउटकम्स होते हैं जो कि उस सैंपल स्पेस में उस इवेंट को छोड़ दीजिए, उस आउटकम को छोड़ दीजिए, बाकी सारे आउटकम्स जो होते हैं वो उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। So the complement of an event is the set of all outcomes in the sample space that are not included in the outcomes of the event A. अब आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं? वो इवेंट जो कि एक अगर एक इवेंट हो रहा है तो वो दूसरे को आने से रोकेगा। मान लीजिए कि आपके पास एक कॉइन है,
कॉइन में अगर आप उसे कॉइन को अगर आप थ्रो करते हो, थ्रो करने पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड आता है या फिर आपके पास टेल आता है। अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। यानी एक इवेंट दूसरे इवेंट को होने से रोकता है। तो ऐसे इवेंट्स जो कहलाते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं, और उन दोनों के साथ-साथ होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, साथ-साथ होने की उनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? 0 होती है। अब आता है आपके पास नेक्स्ट डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? मैं पहले आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये बैग है, इसमें देखिए डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं। आप इस बैग से मान लीजिए मैं एक बॉल ले लेती हूँ, और वो बॉल मैंने ब्लू कलर की बॉल ले ली है, ठीक है? ब्लू कलर की बॉल ले ली। अब देखिए मेरे पास बैग में क्या बॉल्स रह गई हैं? ये 5 बॉल्स रह गई हैं, और सिर्फ ब्लू बॉल नहीं है कि मैंने ब्लू बॉल निकाल दी है। और ब्लू बॉल निकालने के बाद मैंने इसको बैग में वापस भी नहीं रखा है, इसलिए अब बैग में सिर्फ 5 बॉल्स हैं। अब मैं फिर इसमें से बॉल निकालती हूँ, एक बॉल मैं इसमें से निकालती हूँ। तो डेफिनिटली मुझे पहले से मालूम होगा कि जो बॉल मैं निकालूँगी वो ग्रीन या रेड होगी, ब्लू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं ब्लू बॉल पहले ही निकाल चुकी है और उसको मैंने वापस नहीं रखा है। तो यानी यहाँ जो सेकंड इवेंट हो रहा है, वो पहले पे डिपेंड हो रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि ब्लू बॉल नहीं निकलेगी, क्योंकि वो वापस बैग में नहीं डाली गई है। तो ये इवेंट्स हो गए डिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहाँ पर जो होता है, if the outcome or occurrence of the first affect the outcome or occurrence of the second, that so that the probability is changed, तो probability change हो जाती है। देखिए यहाँ पर ब्लू बॉल निकालने की probability आप देखिए कितनी थी, 1/6 थी। अब यहाँ कोई भी बॉल निकाल लीजिए, तो उसकी probability अगर आप टोटल भी देखिए तो टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा, और ब्लू बॉल तो वैसे भी इसमें नहीं है। तो यहाँ पर जो सेकेंड वाला जो इवेंट है वो फर्स्ट वाले पे डिपेंडेंट है, इसलिए डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। अब आता है इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट में देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पर देखिए बैग में हम 3 बॉल्स हैं। अब मान लीजिए मैं इसमें से कोई एक बॉल निकाल लेती हूँ, मान लीजिए मैंने इसमें से ब्लू बॉल निकाल ली। ब्लू बॉल निकालने के बाद मैंने इसको वापस रख दिया, तो मेरे पास वापस से बैग में 3 कलर की बॉल्स हैं, कोई चेंजेस नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैंने इसे वापस रख दिया है मेरे पास वापस बैग में, अब मैं बैग में से कोई फिर से एक बॉल निकालूं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जो बैग में पहले कौन-सी ब्लू बॉल निकाली थी, कि रेड बॉल निकाली, कि ग्रीन बॉल निकाली, क्योंकि आपने जो भी बॉल निकाली थी वो वापस डाल दी आपने। तो जो सेकंड उसमें बॉल निकलेगी वो कोई भी कलर की बॉल आ सकती है, ब्लू, रेड, ग्रीन कोई भी, कोई फ़र्क नहीं कि आपने पहले कौन-सी बॉल निकाली थी। तो इस तरीके के इवेंट कौन से हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। तो ये मान लीजिए एक इवेंट ए है और ये एक इवेंट बी है। अब आता है आपके पास रेंज प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी की रेंज जो होती है वो 0 से 1 तक होती है, कि मिनिमम वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी की वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। 0 से छोटी नहीं होती प्रोबेबिलिटी और 1 से बड़ी नहीं होती है। देखो इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, कि मान लीजिए कि आपके पास डाइस पे आपको मालूम है 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। अगर मैं कह दूं कि इसमें ग्रेटर देन 6, तो पॉसिबल ही नहीं हो कि 1 से लेकर 6 तक नंबर हो गए, तो फेवरेबल आउटकम 0 एंड टोटल कितना हो गया? 6, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गई 0। अब आ जाइए आप, अगर मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी लेस देन 2 आने की, लेस देन 2 कौन सा एक ही नंबर होता है 1, और 1/6 मतलब कितना हो जाएगा? अगर आप डेसिमल में लिखेंगे 0.16। अब आता है मैं कहती हूँ कि इवन या ऑड नंबर, इस नंबर की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालिए तो जैसे हम पहले भी निकाल चुके हैं 3/6 होता है, क्योंकि इवन नंबर भी 3 होते हैं और ऑड नंबर भी 3 है, तो यानी 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप प्रोबेबिलिटी निकालिए ग्रेटर देन 2 की, तो ग्रेटर देन 2 कौन कौन से नंबर हो गए? 3, 4, 5, 6, यानी 4 नंबर हो गए आपके पास। तो 4/6 यानी कि 2 2 4, 2 3 6। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये कितना? 0.66। अब इसी तरीके से अगर मैं कहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी आप निकालिए लेस देन 7 की, तो लेस देन 7 तो डेफिनेटली 6 नंबर्स होते हैं, तो कितनी हो गई? 6/6 यानी कि 1। तो अब ये देखिए 0 से स्टार्ट हुई थी, मिनिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, तो 0 से लेकर 1 तक इसकी रेंज हो गई। अभी देखिए ये बिल्कुल जस्ट मिड का है, ठीक है, ये मिड वैल्यू हो गई, ये मिड वैल्यू है, यानी ये इक्वली लाइकली इवेंट बताते हैं जो हाफ। इससे पहले आप देखिए प्रोबेबिलिटी इधर डिक्रीज है और इधर आपकी इंक्रीज हो रही है। तो अगर 0 और 0.5 के बीच में जो इवेंट होते हैं, यानी कि 0 से हाफ के बीच में, ये इवेंट कहलाते हैं लेस लाइकली, और जो हाफ और 1 के बीच में होते हैं ये कहलाते हैं आपके मोर लाइकली इवेंट्स। इसको देखिए मैं एक पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छे से आपको समझा सकती हूँ। 0 आप पढ़कर आए हो कि इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और 1 सर्टेन इवेंट होते हैं, हाफ जो होते हैं वो इक्वली लाइकली होते हैं, ठीक है। ये तीनों इवेंट हम पढ़ चुके हैं। और 0 से हाफ के बीच में
चांसेस क्योंकि हाफ से भी कम है, इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं, लेस लाइकली या अनलाइकली। ठीक है, और यहाँ पर हाफ ऑफ वन यानी आधे से ज्यादा चांसेस है इसके, मोर देन हाफ है, इसका मतलब इसे हम बोलते हैं मोर लाइकली। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों प्रोबेबिलिटी की रेंज जो है 0 से 1 तक कैसे होती है। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको बहुत ही काम आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे मैं समझाऊंगी। डेफिनेटली उन वीडियोस के लिए ज़रूरी था कि आपको पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर करूं, तभी आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी। टिल देन गुड बाय।